वेलकम बैक एवरीबॉडी। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। फर्स्ट चैप्टर के बाद फर्स्ट पोएम हमने डिस्कस की थी, दैट इज डस्ट ऑफ स्नो। नाउ हमारी नेक्स्ट पोएम अगेन विद द सेम राइटर, हैविंग टाइटल फायर एंड आइस। इसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रीवियस चैप्टर मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। उसको आप लूप में देखेंगे वंस एंड ट्वाइस, आपको सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड ऑल्सो आई नो वेरी वेल कि आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, आप बहुत जल्दी चीज़ों को कैच करेंगे और अपना रिजल्ट अच्छे से प्रोड्यूस करेंगे। नाउ अगेन वी आर टुडे गोइंग टू टॉक अबाउट रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। हमारी पोएम ये भी दो स्टैंजास की है। आपको रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के बारे में मैंने पहले भी बताया है। एक चीज आप अपने लॉन्ग आंसर्स के लिए इनके बारे में आप लिख सकते हैं कि ये बहुत ही प्रिसाइज वे में 1, 2 या 3 स्टैंजास में पोएम को लिखते हैं और अपनी बात को इजिली कन्वे करते हैं। ऐसा आप लोग जनरली एक एडिटर में देखते हो ये चीजें, इस तरीके की क्वालिटीज कि वो बहुत इजीली अपनी पोएम्स को कन्वे कर पाए, अपने थॉट्स को कन्वे कर पाए। आप लोगों के यहाँ पे न्यूज़पेपर्स आते होंगे, हिंदी आता होगा, इंग्लिश आता होगा, वहां पे देखते होंगे कि एडिटर्स बहुत अच्छे से प्रिसाइज वे में जो ऑडियंस है उसको कन्वे करना चाहता है। सिमिलरली हमारे राइटर हैं, बहुत प्रिसाइज वे में कम शब्दों में अपनी चीजों को बहुत इजीली प्रेजेंट करते हैं और अपने एक दो स्टैंजास के अंदर जो इंग्लिश राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ये कहते हैं ना ब्यूटीफुली अरेंज्ड चीजें होती हैं, दैट इज फिगर ऑफ स्पीच, उनका बहुत अच्छे से यूज करते हैं। पिछले आपके जो पोएम थी डस्ट ऑफ स्नो, वहां पे भी मैंने बताया था एंटीथेसिस का बहुत अच्छे से उन्होंने यूज किया था। सिमिलर नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फायर एंड आइस। तो प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के बारे में, फिर भी आई लाइक टू इंट्रोड्यूस अबाउट हिम एंड देन वील गो अहेड। So Robert Lee Frost, born in America and published his initial writings in England, a 20th century poet in the period of modern age. हमारे इंडिया के अंदर हम इनको कंपेयर कर सकते हैं आर के नारायण और मुल्कराज आनंद से। स्पेशली मैं ये कहूंगी कि आर के नारायण की जो राइटिंग्स हैं दैट आर वे सिमिलर टू हिम। हालांकि आर के नारायण बहुत ही अच्छे नरेटिव फॉर्म में लिखते हैं और क्योंकि इंडिया से हैं तो हम बहुत जल्दी चीजों को कनेक्ट कर पाते हैं। बट सिमिलैरिटी क्या है दोनों के अंदर कि दोनों ही विलेज लाइफ या एक टिपिकल नेचुरल लाइफ को डिनोट करके अपनी राइटिंग्स को लिखते हैं। आर के नारायण की आप लोगों ने अगर पढ़ी हो, नहीं भी पढ़ी हो तो कभी आप आगे जाकर के पढ़ेंगे, द गाइड एंड मालगुरी डेज। ये दोनों ही ऐसी राइटिंग्स हैं उनकी, ऐसी शॉर्ट स्टोरीज उनका राइटिंग है जिसके अंदर वो एक विलेज लाइफ को डिस्क्राइब करते हैं, हाउ थिंग्स चेंज, वहाँ के लोग कैसा बिहेव करते हैं, कैसा सोचते हैं, एंड हाउ मच दे आर नेचर लवर्स। आज की हमारी पोयम प्रीवियस पोयम के तरीके से ही नेचर के ऊपर होने वाली है। हालांकि यहाँ पे नेचर का थॉट थोड़ा सा कम है और ह्यूमनिस्टिक थॉट थोड़ा सा ऊपर है। ह्यूमन थॉट या ह्यूमन डिजायर थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है हमारे नेचर से ही। देखिए नेचर का ही पार्ट है ह्यूमन, तो हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो नाउ हम अपने पोएम की तरफ स्टार्ट होते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, प्रीवियस पोएम की ही तरह ये भी दो स्टैंजास में डिवाइडेड है। फर्स्ट स्टैंजा में बहुत 4-5 लाइन है, आई थिंक फोर फोर लाइन्स है, वहां पे बहुत प्रिसाइजली बताया गया है कि हमारे जो अर्थ है, हमारी जो दुनिया है, अर्थ नहीं हमारी जो दुनिया है, ह्यूमन रेस है, वो अपना अंत कैसे करेगी। ध्यान रहे यहाँ पे कहीं भी अंत कैसे होगा नहीं बोला गया, कैसे करेगी बोला गया है। कुछ एक शब्द होते हैं जो आपकी राइटिंग्स को एग्जामिनर के आंखों में कैच करवा देते हैं और कुछ एक शब्द होते हैं जहां पे आप 70% ऑफ बच्चों के अंदर शामिल हो जाते हैं, कुछ कैची नहीं लिख पाते हैं। तो व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट दिस पोएम, आप इस चीज को जरूर लिखना कि राइटर ये बताता है कि ह्यूमन रेस अपने आप को कैसे डिस्ट्रॉय करी, कैसे सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में।
तो फर्स्ट स्टैंजा के अंदर हमें ये बताया गया है कि हाउ द एंडिंग विल बी, एंड दूसरे स्टैंजा में एंडिंग के दो फेसेस को बताया गया है, टू फेसेस ऑफ एंडिंग। फर्स्ट फेज हमारा फायर है, सेकंड फेज हमारा वाटर है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम फर्स्ट स्टैंजा के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो हमारा राइटर है वो ये सोचता है कि ह्यूमन रेस जो है वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, दूसरों के बारे में कद्र ना करने वाली है, नेचर को हार्म करने वाली है। ऐसे में किस तरीके से ह्यूमन का इस लाइफ से वैनिश होने वाला है। आई एम सॉरी टू से, मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगी अपने आप को। फर्स्ट स्टैंजा के अंदर राइटर नहीं, लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये कैसे खत्म होगी। सेकंड स्टैंजा के अंदर राइटर उनको दो फेसेस के बारे में बता रहा है कि मुझे लगता है ये दो फेसेस होंगे जिनके कारण ये ह्यूमन लाइफ खत्म होगी। ह्यूमन लाइफ का डिस्ट्रक्शन, यहाँ पे समझिए आप, एक तरीके से प्रलय के बारे में बात हो रही है, एक कैलेमिटी के बारे में बात हो रही है, इन अ ब्लूज की बात हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंजा के अंदर ये बताया जा रहा है कि कौन से ऐसे वेज होंगे जिससे कि ह्यूमन लाइफ डिस्ट्रॉय होगी, और नीचे उसका फैक्टर बताया जा रहा है। जब यहाँ पे हम एंडिंग के फेसेस के बारे में बात करेंगे तो वहां पे वो फैक्टर भी बता रहा है कि फैक्टर क्या बनेंगे। पहले बारे में हमको बस इतना ही बताया जा रहा है कि ह्यूमन जिस तरीके से वर्क कर रहा है वो अपने एंडिंग की तरफ है। अगेन इस चीज को बताने का वे क्यों है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का, क्योंकि वो एक विलेज लाइफ इंग्लैंड में देख करके आए हैं, नेचर के बहुत करीब रह करके आए हैं। उन्होंने ह्यूमन डिजायर, जो अमेरिका और इंग्लैंड के जो हाई प्रोफाइल सोसाइटी थी उसका ह्यूमन डिजायर देखा हुआ है, उसको उन्होंने कंपेयर किया है कि यही रीजन हो सकते हैं ह्यूमन के डिस्ट्रक्शन का। ठीक है, उन्होंने एक इंथुजियाज्म, ह्यूमनिस्टिक इंथुजियाज्म को इस पोएम के अंदर प्रेजेंट किया है, कुछ कल्चरल बिलीफ्स को बताया है। इन कल्चरल बिलीफ्स को वो फर्स्ट स्टैंजा के अंदर बता रहा है। जब हमें शॉर्ट आंसर अगर लिखने को आता है कि फर्स्ट स्टैंजा के अंदर क्या बताया गया है, तो ह्यूमन इंथुजियाज्म एंड कल्चरल बिलीफ्स के बारे में बताया गया है कि लोग ये समझ रहे हैं कि आने वाले समय में लाइफ डिस्ट्रॉय होने वाली है, ह्यूमन रेस डिस्ट्रॉय होने वाली है। नाउ सेकेंड स्टैंजा बताता है कि दो फेजेस होंगे ह्यूमन डिस्ट्रक्शन के। इस चैप्टर से आपके शॉर्ट आंसर्स ज्यादा बनेंगे, लॉन्ग आंसर्स कम बनेंगे। लॉन्ग आंसर्स में आपको सेकेंड स्टैंजा की बातें पूछी जाएंगी, आप उस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो सेकेंड स्टैंजा के अंदर दो बातों को बोलता है हमारा पोएट कि फर्स्ट, फायर या तो हमें फायर डिस्ट्रॉय करेगा या वाटर डिस्ट्रॉय करेगा। यहाँ फायर और वाटर रियल आग और पानी नहीं है। ठीक है, ये कंपैरिजन है, ये एक पर्सोनिफिकेशन है, जैसे मैंने पहले भी बताया। हालांकि यहाँ पे आपका जो फायर एंड वाटर को प्रेजेंट करने का फॉर्म है इन द पोयम, वो एज सिमिली किया गया है, एक कंपैरिजन की तरीके से किया गया है, बट है ये पर्सोनिफिकेशन कि हम एक नेचुरल ऑब्जेक्ट को, नेचुरल एलिमेंट को, नेचुरल अकरिंग थिंग को ह्यूमनिस्टिक चीज जो एक बिहेवियर है उसके रूप में ढाल दे, वो एक पर्सोनिफिकेशन होता है। मैंने जैसे बताया है प्रीवियस पोएम में हमारे पोएट ने एंटीथेसिस का यूज किया था, वैसे ही इस बार पर्सोनिफिकेशन का यूज किया जा रहा है। कैलेमिटी, ह्यूमन कैलेमिटी जो आने वाली है ह्यूमन के ऊपर, उसके बारे में बताया जा रहा है। नाउ फायर को पोएट बोलता है कि फायर इज इक्वल टू लस्ट, इज इक्वल टू ग्रीड, इज इक्वल टू डिजायर। इंसान की वांट इतनी ज्यादा है, इंसान बहुत सी चीजें पा लेना चाहता है, वो वर्डली थिंग हो, वो उसकी पर्सनल थिंग हो, उसकी प्रोफेशनल थिंग हो, वो उसके माइंड में किसी चीज को पाने की ग्रीड हो, वो हर एक चीज को हासिल करना चाहता है। ये चीज देखे बिना कि उससे दूसरे पर्सन को या नेचर, स्पेशली नेचर को और अदर पर्सन को क्या नेगेटिव इफेक्ट्स झेलने पड़ सकते हैं। जैसे कि आजकल आप लोग देखते होंगे न्यूज वगैरह में क्या होता है कि बहुत सारे फॉरेस्ट होते हैं जो किसी कंपनी को दे दिए जाते हैं, हालांकि जो उसका
ओनर होता है कंपनी का, वो उसे भी पता है कि दीज फॉरेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दे गिव्स अस मेनी 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 थिंग्स। अगर वो हमें कुछ नहीं भी दे रहे हैं, स्टिल दे आर केपेबल ऑफ स्टेबलाइजिंग ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ। स्टिल वो ये सब कुछ जानते हुए सोचते हुए भी जो उनके अंदर एक शैतान बैठा हुआ है, वो उनको ये चीज पाने की लत में लगाए रहता है, एंड दे आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दिस इशू। नेक्स्ट हमारे वाटर की बात की जाती है। यहाँ पे दो चीजों का कंपैरिजन है, फायर एंड वाटर। सेकेंड पैराग्राफ की लास्ट टू लाइंस में जो राइटर है वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद फायर से नहीं तो वाटर से होगा हमारा डिस्ट्रक्शन। वाटर से कैसे होगा कि वाटर का कंपैरिजन एबहोरेंस और इनसेंसिटिविटी से हुआ है। देखिए, एबहोरेंस का मतलब है किसी को घृणा करना, किसी को पूरी तरीके से बर्बाद होते हुए देखना। ये बहुत बड़ा कारण है, आप सब लोग जानते हैं पर्सनल लेवल पे, कि जब हम किसी और के लिए घृणा करते हैं तो हमारी अपनी डिग्रेडेशन हो रही होती है, हम अपने पॉइंट से रेनिग्रेड होते रहते हैं, डाउन जाते ही रहते हैं। तो दिस वुड बी अ प्रोमिनेंट फैक्टर ऑफ वैनिशिंग ह्यूमन रेस फ्रॉम अर्थ। तो बस इतना सा हमारा चैप्टर था, जिसके अंदर ये आपको 3 वर्ड्स और कंपैरिजन याद रखना है। इसमें से हार्डली लास्ट, जैसे मैंने बताया कि लास्ट स्टैंजा से हार्डली आपका कोई लॉन्ग आंसर बन सकता है, अदरवाइज इसके शॉर्ट आंसर्स बहुत बनेंगे। जैसे कि हाउ द वर्ड विल एंड, कि वर्ड किस चीज से एंड होगा। तो यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन दिए जाएंगे, जहां पे आपको फायर भी दिया जाएगा अलग और वाटर भी दिया जाएगा। इस पार्ट पे बच्चे गलती कर देते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टैंजा सेकंड स्टैंजा की फर्स्ट 2 लाइंस के अंदर फायर का जिक्र ज्यादा किया गया है। लास्ट स्टैंजा के थर्ड और फोर्थ लाइन के अंदर वाटर की बातें की गई है। तो जब भी हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा, हमें ए एंड बी बोथ मार्क करना है। इन केस नहीं होता है तो हम फायर लगा के आएंगे, इन केस नहीं होता है तभी हमें इसका आंसर फायर मार्क करके आना है। ठीक है। सो और दूसरी चीज, वर्ड कैसे एंड होने वाला है, तो ह्यूमन डिजायर्स की वजह से एंड होने वाला है। ठीक है, कोई नेचुरल कैलिमिटी की नहीं, डिजायर एंड लस्ट की वजह से एंड होने वाला है। हालांकि आप इस चीज को थोड़ा सा माइंड करो कि आपके सिलेबस में ये चैप्टर क्यों दिया गया, ये छोटी सी पोयम क्यों दी गई है। क्योंकि जब लस्ट होगा, जब ग्रीड होगी किसी चीज को पाने की, और जब दूसरे को इंसान देखेगा नहीं, तो अगेन वही वाली कहानी कि ट्रीज फॉरेस्ट आपने ले लिया, फॉरेस्ट को आप पूरी तरीके से काट चुके हो, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर चुके हो। अब वो कहीं ना कहीं नेचुरल कैलिमिटी बन के दूसरे लोगों को डिस्ट्रॉय करेगा। आप तो यहाँ से किसी बहुत अच्छे जगह पे रह रहे होगे जहाँ पे आसपास फॉरेस्ट हो। ये भी एक आयरनी है कि लोग दूसरी जगह के फॉरेस्ट काट के खुद फॉरेस्ट में, खुद जंगलों में या खुद पहाड़ों में रहने जाते हैं। तो ये अल्टीमेटली नेचुरल कैलिमिटी को जन्म देगा। ठीक है, आई थिंक दैट इज इट फॉर द डे, और लेट्स मूव